अहमद सईद साहब, जरा आगाज़ कर लेते हैं ये माइक हैसन, उसके बाद फिर हम इंडिया इंग्लैंड वाले मैच पे आते हैं। माइक हैसन ने आप पिछले 2-3 दिन से मुसलसल बाबर आजम पर जनाब हॉट टॉपिक बने। बाबर आजम हमेशा किसी भी व्लॉगर की, यूट्यूबर की वीडियो स्टार्ट भी बाबर आजम से होती है, एंड भी बाबर आजम से, और तनकीद भी बाबर आजम पर करनी है। तो माइक हैसन भी इस चीज़ को फेस उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा कि जनाब उसको गलत वे में लिया गया, मैंने उसको एज सच कीपिंग का नहीं कहा था, स्ट्राइक रेट का कहा था, इंप्रूव करना वक्त की ज़रूरत है। तो वो उन्हें टीम में एज ओपनर ही देखते हैं। बाबर आजम ओपनर हैं, जब भी वो कम बैक करेंगे वो फ़खर जमान या साइमव के साथ ओपन ही करेंगे। व्हाट्स योर टेक? देखें, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को चाहता हूं कि वो ये बयान ज़रूर सुने जो पिछले 3 सालों से इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करते हैं, वो पावर प्ले के जो ओवर हैं उनमें बॉल ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हमारी टीम स्कोर नहीं कर पाती है। तो एक वर्ल्ड क्लास कोच ने, जो मशहूर है T20 फॉर्मेट के लिए टीमें बनाने के लिए, उसने IPL में टीम बनाई, उसने PSL में टीम बनाई, उसने न्यूजीलैंड की टीम के साथ काम किया, मल्टीपल टीम के साथ वो काम कर चुके हैं और वो T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर ही मशहूर हैं। बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर भी वो रिलाय करते हैं। तो उसने भी जब पाकिस्तान के अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर बात की है तो उसको भी ये समझ आइए कि बाबर आजम की यूटिलिटी T20 क्रिकेट में एज एन ओपनर ही है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि यहाँ कौन से ऐसे जीनियसेस थे जो इनसे ज़्यादा समझदार थे, जो इनसे ज़्यादा चीज़ों को समझते थे। और जहाँ तक आपने वो जो विकेट कीपिंग वाली बात की है, तो देखिए पाकिस्तान में इससे पहले भी ये रिवायत है। यह वक़ार यूनुस जब कोच थे तो उन्होंने उमर अकमल को लगा दिया था विकेट कीपिंग करने के ऊपर, इसलिए कि वो किसी और स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को टीम में आता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी को एडजस्ट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने जो है वो उमर अकमल के साथ ये काम किया। इसी तरह बाबर आजम के बारे में भी ये चहम गोइयाँ और ये अफवाहें जो है वो पिछले 3-4 दिन से हो रही थी कि बाबर आजम को उन्होंने जो है काफ़ी क्रेडिबल ज़राए ने इसको जो है वो इसकी तस्दीक भी की थी, इसको जो है उन्होंने सेकंड भी किया था कि इस तरह की बात हुई है और बाबर आजम को ये ऑफ़र की गई है कि वो विकेट कीपिंग करेंगे। तो समटाइम्स ये भी होता है कि जब किसी चीज़ के ऊपर बैकलैश आता है, जब किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, तो उसके जवाब के अंदर भी जो है वो समटाइम्स क्लैरिटी देनी पड़ती है कोच को आके। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम की एक तस्वीर भी जो है वो चल रही है कि इसमें विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ जो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ जो है वो हुई तो यकीनन है। अब ये नहीं पता कि वो कितना उसको संजीदगी से लिया गया उस बात को, या जस्ट वो एक सजेशन के तौर पर बात हुई, या फिर अव्वल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब आपने ये तय कर लिया था कि बाबर आजम T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो फिर किस चीज़ की आपको अर्जेंसी है? आप बाबर आजम के बगैर मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम को टीम से निकाल के भी हर वीडियो में बाबर आजम शुरू होती है, बाबर आजम टीम के अंदर हो तो भी सब ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर होता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि एज एन इंस्टीट्यूशन या प्लेयर्स को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और इसका फ्यूचर में जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बाबर आजम अपनी अब लाइफ के उस स्टेज में जब 30+ के अंदर आके कहा जाता है कि क्रिकेट की वो समझ, क्रिकेट की वो ग्रिप पैदा होती है कि जो एक तवील अरसे से बंदा इस प्रोसेस से गुजर रहा हो और उसके बाद जब फल समेटने का टाइम आता है, आप देखें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी एवरेजेस जो है वो 30 के बाद जाके इंप्रूव होना शुरू हुई हैं। जो रूट के आप स्टैट्स निकाल के देख लें, स्टीव स्मिथ के आप स्टैट्स निकाल के देख लें, 30 के बाद जो उनकी टेस्ट कैरियर के अंदर जो उनका परवान चढ़ा है, जो उसका ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो इस उम्र में बाबर आजम को अगर इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इतना इमेच्योरली उनको ट्रीट किया जाएगा और इस तरह से उनके बारे में चाहे गोइयाँ और अफवाहें की जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पर्सनली बाबर आजम के ऊपर भी, और एज एन इंस्टीट्यूशन PCB को बहुत अच्छी रिवायत कायम नहीं करेगा। अहमद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी, आई होप कि खैर खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब, ये जो अभी माइक हैसन को वापस आकर बताना पड़ा है, क्लियर करना पड़ा है कि बाबर आजम के बारे में जो गुफ्तगू की जा रही है उसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ऑल तो अहमद सईद ने भी कहा कि वो एक पिक्चर भी आई कीपिंग ग्लव पहने हुए थे, बैकलैश इतना आया कि उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, वापस जाना पड़ा, अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा और आके कहना पड़ा कि वो एक ओपनर ही है। ठीक है, वापस जब भी वो आएगा वो एज ओपनर ही आएगा। माइक हैसन भी समझते हैं कि बाबर ओपनिंग के लिए सूटेबल है, दी बेस्ट है, लेकिन उनको ये कि अपनी टेक्निक को थोड़ा सा बेहतर करना होगा क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है। तो मैं ये नहीं कहता कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन थोड़ा बहुत तब्दीली लाना पड़ेगी। व्हाट्स योर टेक? अच्छा हमजा, मुझे ये लगता है कि हो सकता है वैसे बाबर आजम की कीपिंग ग्लव्स के साथ पिक्चर आई हो और किसी ने शोशा छोड़ दिया हो कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कहा तुम विकेट कीपिंग करोगे तो तुम्हें हम टीम के अंदर लेके आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत भी समझ है वो बाबर आजम जैसे प्लेयर से ये एक्सपेक्ट करेगा या डिमांड करेगा कि वो विकेट कीपिंग करेगा तो उसको रोल दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ऑल दो के हारिस को अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी टीम में है और अच्छी विकेट कीपिंग भी वो कर रहा है, तो एज सच विकेट कीपिंग का तो कोई इशू नहीं है।
जहां तक बात है, देखें बाबर आजम के ओपनर खेलने पे या वन डाउन खेलने पे, तो टी20 में तो मेरे ख्याल में ओपनर में और वन डाउन में ज्यादा फर्क नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी फर्स्ट बॉल पे ही फर्स्ट विकेट गिर जाती है, हमने देखा है कि कई दफा सैम आउट हो जाता है या अगर फखर था वो आउट हो जाता था, तो तब भी बाबर आजम को दूसरी बॉल खेलने के लिए आना पड़ता था, जो कि ऑलमोस्ट ओपनर वाला ही रोल होता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज इतनी ज्यादा मैटर करती है। और अगर हम स्टैट्स वाइज देखें तो मेरे ख्याल में वन डाउन पे बाबर आजम ने थोड़ा सा बेहतर किया है कंपैरेटिवली ओपनर के। अब इसका तो बेहतर उनको पता होगा कि वो ज्यादा कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं या उनको कहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, कहाँ वो बेहतर फील करते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि सबसे मेन चीज ये है कि एशिया कप आपका आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। अगर आपने एशिया कप को सामने रखते हुए अपनी टीम को एक शेप देनी है, जो कि मेरे ख्याल में अब आपको एशिया कप के हिसाब से अपनी टीम को चूज करना चाहिए, तो फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपने एशिया कप में बाबर आजम के बगैर जाना है, तो फिर आप बाबर आजम को बेशक बांग्लादेश वाली सीरीज या वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में ना रखें, लेकिन अगर बाबर आजम आपके प्लान्स का हिस्सा है एशिया कप के लिए, तो फिर आप उसको टीम के साथ रखें। तो अब ये क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को कि क्या उनको बाबर आजम की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो फिर मेरे ख्याल में उसे बांग्लादेश वेस्ट इंडीज वाली सीरीज इस वजह से खिलानी चाहिए कि एकदम से जब आप उसको एशिया कप में लेके आएंगे तो जाहिर है कि ऑलरेडी उसकी फॉर्म फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो फिर जब बड़े इवेंट में आएगा तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करेगा। हम उसे ओवर द नाइट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। आपको उसको एक दो सीरीज देनी पड़ेगी। अगर आपके वो प्लान्स का हिस्सा नहीं है तो फिर आप उसको बिल्कुल कंसीडर ना करें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम का अभी का जो बैलेंस है वो बड़ा जबरदस्त है। जिस तरह से यंग प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, ऑल्दो कि अभी उनका ओवरसीज कंडीशंस में उस तरह का एक्सपोजर या उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। लेकिन मेरी अपनी एक राय ये है कि आपको बाबर आजम जैसे प्लेयर को रखना चाहिए एशिया कप में, उसका होना जरूरी है। वो एक सीनियर प्लेयर है, उसके पास एक्सपीरियंस है। अब आपने उस बैलेंस को किस तरह से क्रिएट करना है कि कौन किस प्लेयर की जगह पे उसको लेके आएंगे। जाहिर है जब आप एक प्लेयर को लेके आ रहे हैं बाबर आजम जैसे, तो किसी ना किसी को तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त है यंग प्लेयर्स की रिसेंट पास की कि ये आपको बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। अहमद सईद साहब देखें, इसमें ये जो टीम अभी अनाउंस हुई है बांग्लादेश की, उसमें भी जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हम फिलहाल सिर्फ बांग्लादेश के टूर के लिए टीम अनाउंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट भी इतनी अब मतलब जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन का शिकार बहरहाल है तो सही कि हमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम को एडजस्ट करना पड़े। इसलिए शायद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान साथ ही नहीं कर दिया, वरना आमतौर पर जो एडजस्टेंट सीरीज़ होती हैं उनमें टीम जो है वो आमतौर पर ऐलान कर दिया जाता है उसका। दूसरी बात यह है कि मैं मतलब काफ़ी अरसे से मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान टीम के प्लान्स का हिस्सा नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और ये बात मतलब मैं उस वक्त से करता आ रहा हूँ जब अभी इसके बारे में कोई डिबेट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बात यह है कि जिस तरह की शेप बनती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह की आपकी टीम के अंदर अब साइम अयूब भी आ गए हैं, फ़खर जमान भी आ गए हैं, मोहम्मद हारिस भी ओपनर खेलना चाहते हैं, और ये वो लड़के हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं PSL के अंदर भी और आपका जो नेशनल टीम है उसके साथ भी है। और हसन नवाज भी दरमियान में जो है वो ओपनर खेलना शुरू हो गए थे, गो के अब वो नंबर 5 नंबर 6 पे सेट हो गए हैं। तो इन लड़कों के होते हुए तो बाबर आजम की T20 टीम में वापसी का इम्कान दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ODI सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसमें ज़ाहिर है बाबर आजम टीम के प्लान का हिस्सा होंगे। और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल पाकिस्तान ने शुरू करना है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो भी गालिबन सितंबर में उनके मैचेस का आगाज़ भी हो जाएगा, तो उसके अंदर भी हमें बाबर आजम तो बाबर आजम टीम के साथ तो रहेंगे, लेकिन बाबर आजम शायद T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं होंगे पाकिस्तान।